हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और मैं आशा करता हूं आप सभी फिटफाट होंगे। और मैं आज ये बताने वाला हूं आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में हो या क्लास 10th 12th में हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए एक हमारे तरफ से एक देखा जाए तो एक स्ट्रेटजी है आप लोगों के लिए कि 3 मंथ्स में मैथ्स को कैसे कंप्लीट करेंगे हम। बहुत स्टूडेंट क्या चिंतित रहते हैं कि ये मैथ्स को हम कंप्लीट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो आखिर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आपके पास। तो देखो, मेरा कहना ये है कि अगर आप मेरा बात जो हम स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं, अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो 100% है कि आपका मार्क्स जो ना 90% के टच जो टारगेट किए हैं वो 100% अचीव होगा और उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम 90% तो मिलेगा ही मिलेगा आपको मार्क्स। लेकिन इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहला होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम टेबल। दूसरा होना चाहिए आपका टिप्स। स्टडी का जो टिप्स होता है ना, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो सबसे पहला क्या है कि मैं टिप्स पहले बताता हूं आपको। ठीक है, टिप्स क्या है, देखिए, जब हम पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, तो जो भी मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं हमारे आसपास में, उनको उस समय आप साइलेंट मोड में रखिए, है ना। दूसरी बात, आप जब भी पढ़ाई करें तो ऐसा नहीं कि दूसरे के देखने से वो 4 बजे सुबह पढ़ रहा है तो आप भी 4 बजे सुबह पढ़े, ऐसा नहीं करना है। आप अपने मूड के अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, मूड बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। आपकी इच्छा कब होती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेगा ना, तो हो सकता है कि आपको ना ज्यादा से ज्यादा उससे रिटर्न मिलेगा। तीसरी बात यह है, बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मुझे ये बताइए कि मैं एनसीईआरटी करूं या अदर बुक करें। देखिए, मेरा मेरा मानना यह है कि हम काफ़ी दिनों से पढ़ा भी रहे हैं, जो काफ़ी स्टूडेंट बताते भी हैं, उससे हम आपको एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मेरा कहना यह है कि जब भी आप तैयारी करें, ठीक है, तो एनसीईआरटी को फॉलो करें। सबसे पहला एनसीईआरटी को फॉलो करना समझिए। एनसीईआरटी को अच्छे तरह से करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए मैं बताता हूं। सबसे पहले जो भी एक्सरसाइज है पूरे सिलेबस, पहले उसको इंटरनेट से डाउनलोड मारिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है इस सीजन में। तो मान लिया जाए आपको 11 से 12 यूनिट है, ठीक है, 11 यूनिट है पूरा। ठीक है, तो 11 यूनिट का एक स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे 3 महीने में ये 11 यूनिट को कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी आपका जुलाई चल रहा है, अब आपके पास टाइम नहीं है। 3 महीने के अंदर अगर आप कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं तो लास्ट के 3 मंथ्स आप रख लीजिए रिवीजन के लिए, नहीं तो अगर रिवीजन नहीं कर पाएंगे 3 महीने में कंप्लीट कीजिए, फिर 3 महीने रिवीजन कीजिए। दिसंबर तक एनी हो आपकी कोर्स बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाना चाहिए, तभी तो आप अच्छा मार्क्स ले पाएंगे, वहां से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करना है कि वो जो सिलेबस है ना, सबको एक नोट पे नोटबुक बनाइए कि कौन कौन सा चैप्टर मुझे तैयार करना है। ठीक है, अभी जो एग्जाम में आने वाला है 3 महीने में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट को पहले रखिए प्रायोरिटी, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है और टाइम ज्यादा होता है ना तो हम अच्छे से टॉपिक को कवर कर पाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कर दीजिए, उस पर टाइम दीजिए, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं बचने वाला है, तो उस समय क्या होता है जल्दी जल्दी में आपके टॉपिक में मजबूती नहीं आएगा। तो सबसे पहला ये काम करना है, एनसीईआरटी को अच्छे तरह से फॉलो करना है। दूसरी बात, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं क्या मैं आर डी शर्मा करूं या आर एस अग्रवाल करूं या कोई अदर बुक करूं। देखिए, मेरा मानना यह है कि एनसीईआरटी तो कहिए ही, उसके साथ साथ एक बुक रेफरेंस बुक को जरूर रखें। इससे होता क्या है, बहुत सारा कंसेप्ट एनसीईआरटी में जो है ना पूरी तरह से वो बहुत मतलब कॉम्पैक्ट वे में रहता है, तो उसको लार्ज एक्सपैंड रूप में अगर आप देखें तो आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल में मिलेगा। तो कोई एक बुक रखिए, या तो आर डी शर्मा रख लीजिए या आर एस अग्रवाल रख लीजिए। ठीक है, मेरा मानना यह है कि अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आर डी शर्मा को रखें। अगर जेई का नहीं तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ आप स्कूलिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तब तो आप आर एस अग्रवाल को रखिए। इससे क्या होगा कि आपको टाइम भी बचेगा। आर एस अग्रवाल में खासियत यह है कि कम क्वेश्चंस बना के काफी सारे कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। आर डी शर्मा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और उतना क्वेश्चन बनाने के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए मेरा मानना यह है कि 3 महीने के जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, सबसे पहला जो यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज आप एकदम नोट पर लिख लीजिए मुझे हर चैप्टर के लिए कितना समय देना है। बात करते हैं टाइम टेबल का। तो देखिए, टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जैसे 11 यूनिट है क्लास 12th में, या 12 यूनिट है, जो भी यूनिट है आप देख लीजिए सिलेबस को। फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, मान लिया जाए तो रिलेशन फंक्शन देख रहे हैं कि ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और वो कठिन भी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि डोमेन रेंज ये सब
चीजें पे आपको जल्दी लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए कम से कम मान के चलिए 1 वीक का टाइम दे दीजिए, यानी 1 वीक में मुझे कंप्लीट एनी हाउ कर लेना है, तो उस पर टाइम देकर 1 वीक में आप कंप्लीट कीजिए। और उनके जितने भी फॉर्मूला है वो सारे नोटबुक पे आप अपना लिख लीजिए कि यहां पे हमें दिक्कत आई थी, इसीलिए इसका फॉर्मूला ये होगा, इसको इस कॉन्सेप्ट से बनाए। तो रिलेशन फंक्शन का 1 वीक दे दीजिए। उसके बाद अगर हम 12th में चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे, यूनिट नंबर 2 क्या है, हमारा इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन थोड़ी इजी होता है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसलिए कि इसमें ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। तो क्लास 11th का भी रिवीजन करना पड़ेगा, क्लास 10th को रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसमें भी आप कम से कम जो है 1 वीक दीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब रहा, हम मान लिया जाए यूनिट नंबर 3 है, अगर हम यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं मैट्रिसेस पे, तो मैट्रिक्स बहुत इजी होता है। कोई भी स्टूडेंट क्लास 12th अगर स्टार्ट करता है तो वो देखना मैट्रिक्स से ही शुरू करता है, इसलिए शुरू करता है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, है ना। मैट्रिक्स बना लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसी रफ्तार से फिर आप बनाएंगे। तो मैट्रिक्स पे ज्यादा टाइम नहीं है, 3 से 4 दिन में आप मैट्रिक्स को कंप्लीट कीजिए। फिर डिटर्मिनेंट को भी 3 से 4 दिन में कंप्लीट कीजिए। ऐसे करके ना 3 महीने में आपको 11-12 यूनिट जो भी दी हुई है सिलेबस, वो कंप्लीट आपका उसका रोड मैप तैयार कीजिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग। और ये मत सोचिए कि मैं सुबह में 4 घंटा पढ़ लूंगा, शाम में 3 घंटा, नहीं। पूरे दिन का आपका जैसा भी शेड्यूल है, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना टाइम निकालिए। कोई जरूरी नहीं है कि सुबह में 4 बजे उठेंगे तभी हम अच्छा सा पढ़ेंगे, है ना। लोग, ये बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग 4 बजे उठने का समय बनाते हैं या 4 बजे सोने का टाइम बनाते हैं। 4 बजे आप सुबह जगते हैं या 4 बजे आप सोने जाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है। तो आप क्या कीजिए, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कम से कम आप 5 घंटे जो है ना पर डे पढ़िए और 3 महीने का पूरा शेड्यूल बना लीजिए। 1 वीक में ये काम करना है, 2nd वीक में ये काम करना है, 3rd वीक में ये यूनिट बनाना है। इस तरह से क्लास 11th का स्टूडेंट हो या क्लास 12th का हो, अपना स्ट्रेटजी टाइम रोड मैप बनाइए और उसके अकॉर्डिंग जो है एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है, साथ साथ एक रेफरेंस बुक को प्रैक्टिस करना है। ये जैसे कंप्लीट हो जाता है एक राउंड में, ठीक है, एक राउंड आप थ्रू आउट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, पीवाईक्यू लगाइए या सैंपल पेपर। सैंपल पेपर और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और सैंपल पेपर नेट से पहले सीबीएसई में क्या होता था, सैंपल पेपर एग्जाम से पहले आता था। अभी क्या है, ज्यादा दिन पहले नहीं, 1-2 महीने पहले आता था। अभी क्या है, सैंपल पेपर शुरुआत में ही स्टार्ट दे दिया है, लोड कर दिया है, ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में काफी हेल्प मिलेगा। सिलेबस भी बहुत इजी हो गया, अब बहुत सारा कठिन वाला चीज सब हटा दिया गया है। तो मैं 100% कहता हूं कि आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं और मेरा जो टिप्स मैंने बताया है इसको अगर फॉलो कर लेता है तो आपके 90% ही नहीं, 90% से ज्यादा मार्क्स गारंटी के साथ आएगा, क्योंकि हमने कई स्टूडेंट को देखा है इसी तरह से मार्क्स अचीव किया है। तो मैं आशा करता हूं आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप इसी तरह से फॉलो करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म।